हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे ही होंगे। पिछले पार्ट 3 तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी 11वीं क्लास की, और वो अकाउंटिंग टर्म्स अभी पूरी नहीं हुई है, हमें आगे भी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो कि आप नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है खर्चे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर उस समय, या नॉर्मल घर के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इन सारी टर्म्स को आप घर में नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर, उसमें भी इसका मतलब खर्चे ही है। कि हमें कोई भी, अगर हम व्यवसाय करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो हमें एक्सपेंडिचर्स करने ही पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कैश का कोई भी आउटफ्लो है हमारा, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग अ लाइबिलिटी, और कोई भी चीज़ जिससे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है और जिससे कि हमारे पर लाइबिलिटी पैदा हो रही है वो, और उसका पर्पस क्या होना चाहिए? एक्वायरिंग एसेट्स, कि हम कोई गुड्स, सर्विसेज या एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, किसी से हम ले रहे हैं, वो पर्पस होना चाहिए। तो उस वे में अगर हमारा कोई कैश का डिसबर्समेंट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। दिस मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट, इसका मतलब ये है कि कोई भी पेमेंट फॉर रिसीविंग एनी बेनिफिट, जो भी हमारे किसी बेनिफिट के लिए की जाती है व्यवसाय में, वो क्या कहलाएगी? एक्सपेंडिचर। इट हैज़ 3 कैटेगरीज। अब एक्सपेंडिचर्स भी 3 प्रकार के होते हैं, हमारे 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब ही आपको कैपिटल से समझ आ रहा है कि जो कैपिटल प्रकार की एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कैपिटल को एक्वायर करने वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, मशीनरीज हो गई, कुछ भी ऐसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने या उनको बढ़ाने के लिए की जाती हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग हमने नहीं खरीदी है, उस पर जो या फिर प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी खरीदा है, तो ये सारी कैपिटल्स होती हैं, तो उस पर जो खर्चे किए जाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहले जाएंगे। इस तरह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर विच द फुल बेनिफिट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ऐसे खर्चे जिनका जो बेनिफिट है वो हमारे पूरे अकाउंटिंग पीरियड के टाइम में हमें रिसीव होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने गुड्स सोल्ड करनी है उसकी जो कॉस्ट आती है, वो सैलरीज पे करी हमने, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, फ्यूल पे किए, ये सारे जो खर्चे हैं वो ऐसे हैं जो कैपिटल टाइप के नहीं है, और इन सब की ज़रूरत, जैसे हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमें सैलरीज भी देनी पड़ती है, रेंट भी देने पड़ते हैं, और पूरे साल इनका बेनिफिट हमें धीरे धीरे मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे आते हैं, वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। दिस एक्सपेंडिचर्स डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये जो खर्चे हैं इस टाइप के, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते बिजनेस की, बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, पर जो पहले से जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने में योगदान देते हैं। तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। आगे है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी थर्ड टाइप है। These are certain expenditures which are revenue in nature but benefit of which is likely to be derived over a number of years। ये इस प्रकार के खर्चे होते हैं जो, इसकी जो नेचर है वो तो रेवेन्यू टाइप की होती है, लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल नहीं कई साल तक मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फर्म ए स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ₹1 लाख ऑन एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एक फर्म है, कंपनी है, वो 1 लाख कोई अपना नया प्रोडक्ट बना रही है, उसको इंट्रोड्यूस करने में 1 लाख का खर्चा वो किस पर करती है? एडवर्टाइजमेंट पे। अब जो उसने 1 लाख का खर्चा किया तो 1 साल में है, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है उसे आने वाले 5-6 सालों तक मिलेगा। तो इस टाइप का जो खर्चा होगा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा।
तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो उसका 5 साल तक हमें बेनिफिट मिल रहा है तो 1 लाख को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 20,000 20,000 20,000, तो वो जो है धीरे धीरे P&L अकाउंट में जाता रहेगा 20,000, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमारा एसेट साइड पे शो होगा। इस प्रकार से ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फिर ये तो हमारे हो गए एक्सपेंडिचर, जो कि 3 टाइप्स के हमने पढ़े, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। अगली जो हमारी टर्म है वो है एक्सपेंसेस, जर्नल टर्म, खर्चे। ये भी एक्सपेंसेस है, पर जो एक्सपेंडिचर थे वो बड़ी टर्म थी, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है जर्नल टर्म में लिए थे, छोटी टर्म है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस कंज्यूम टू जनरेट रेवेन्यू, वो कहते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी गुड्स की कॉस्ट आती है, सर्विस की होती है, वो सारी क्या कहलाती है, एक्सपेंसेस कहलाती हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हो रही है उस पर जो कॉस्ट लगी वो डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है कि हमारी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा जिस टाइम हमने लिए है वो मान लो 1 लाख की लिए तो हमेशा 1 लाख ही नहीं रहती, उनमें कुछ ना कुछ घिसावट गिरावट होती रहती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी आती है। अगर हम उसको अगले साल उसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 लाख नहीं होगी, 80,000 75,000, तो वो जो कम हुई है वैल्यू उसकी, वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। अमाउंट ऑफ रेंट पे किया, कमीशन पे किया, सैलरीज पे की, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जनरल टर्म की, वो हमारी एक्सपेंसेस में आती। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी इनकम। इनकम इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। जो इनकम होती है वो रेवेन्यू से डिफरेंट, अलग टाइप की होती है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स के सेल होने से जो अमाउंट रिसीव होता है इज कॉल्ड रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू कहते हैं। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, पर जो गुड्स सोल्ड हुई है उस पर जो कॉस्ट आई है उनको बनाने में, वो क्या कहलाती है, एक्सपेंस कहलाती है। लेकिन जो उससे जो इनकम, उसको सेल करने से जो इनकम आ रही है, वो उससे जो पैसा आ रहा है वो हमारी इनकम है। देखिए इनकम क्या होती है, इनकम होती है रेवेन्यू में से यदि हम एक्सपेंसेस घटा दें तो वो हमारी इनकम कहलाती है। मतलब जितने भी हमारे को उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड करने से जो पैसा आया है वो, उसमें से जो उसके ऊपर कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट को बनाने में, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारी इनकम कहलाएगी। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 4 लाख है हमारे पास। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इस कॉस्ट को सेल करने से जो हमें अमाउंट मिला वो 5 लाख है। तो हमारी जो इनकम क्या होगी, 5 लाख माइनस 4 लाख इक्वल टू 1 लाख। तो जो रिवेन्यू थे हमारे 5 लाख थे और एक्सपेंस हो गए 4 लाख। इस तरह से ये इनकम और रिवेन्यू जो है अलग अलग चीज़ें हैं। अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप अपनी लाइफ में डेली टर्म में यूज़ ही करते हैं कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस जो हैं, टोटल, वहाँ पे ऊपर हमने टोटल की बात नहीं की थी, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस हैं, उनको घटा के जो मिलता है वो हमारे को क्या आएगा, प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट होएगा उसका पीरियड के लिए। अगला है गेन। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड जो बेनिफिट होता है, और प्रॉफिट फ्रॉम अ इवेंट ऑफ कोई भी हमारे कंपनी में इवेंट हुए हैं या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें मनी के रूप में जो हमारे को मिलता है वो गेन कहलाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमारे को 1 लाख थी, हमने उसको सोल्ड कर दिया बिल्डिंग को 12 लाख में, जो 10 लाख की कॉस्ट की बिल्डिंग है उसको हमने 12 लाख में सेल कर दिया, तो हमें उस पर गेन कितना हुआ, उस पर हमें गेन हुआ 2 लाख रुपीज़। ऊपर जब जो हमने इनकम और ये सब कुछ पढ़ा था रेवेन्यू, वो सारा हमारा जिस चीज़ का हम बिजनेस करें उससे रिलेटेड था। लेकिन जो गेन है वो हमारी जो हमने संपत्ति खरीदी हुई है, एसेट्स खरीदी हुई हैं, उनके भी सेल परचेज से हमें मिल सकती है। डेली ट्रांजैक्शन से जो हमें मिलता है, प्रॉफिट होता है, वो गेन है। इसी तरीके से लॉस, दी टर्म कन्वेस इनटू 2 डिफरेंट मीनिंग्स। अब लॉस हमारे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो फर्स्ट लॉस फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे हमें जो गेन था बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता था, इसी तरह से लॉस जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन से हुआ। कोई चीज़ हमने खरीदी थी और उससे कम में गई है तो हमारा लॉस हो जाएगा। सेकंड लॉस क्या होता है हमारा, कि मान लो कंपनी में फायर लग गई
थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, कोई और इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारी कोई भी हानि हुई है तो वो हमारा लॉस में गिनी जाएगी। थेफ्ट ऑफ एसेट इज अ लॉस बट डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज एक्सपेंस। जैसे कि हमारे पास कोई थेफ्ट हो गई चीज़, वो तो लॉस में आएगी, पर अगर एसेट की डेप्रिसिएशन है तो वो एक्सपेंसेस में आएगी, वो हमारी लॉस में नहीं गिनी जाती। डेप्रिसिएशन कभी लॉस में नहीं आती। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी बैड डेब्ट्स। अब ये आपके लिए नई टर्म है, ये आपने नहीं सुने होंगे तो बहुत कम नहीं सुने होंगे। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल, वो वाला अमाउंट जो कि हमें रिकवर होना था, हमारे पास पैसा आना था पर वो अब इरिकवरेबल हो गया कि हम वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, हम ये सोचते हैं। फ्रॉम द डेटर, पैसा किससे आना होता है? डेटर से। डेटर्स हमने पहले पढ़े थे कि डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमारे को पैसा लेना है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। अब पहले मान लो वो डेटर्स से हमारे पास पैसा आना था, हमारे पास बिल रिसीवेबल से या कुछ था कि हमारे पास पैसे आएंगे, पर अब वो पैसे हमारे को, हमने उम्मीद छोड़ दी कि वो पैसे नहीं आएंगे तो इरिकवरेबल हो गए, तो इट इज़ अ बिजनेस लॉस। तो ये हमारा क्या होता है? बिजनेस लॉस होता है। तो ऐसे डेटर्स को हम बैड डेब्ट्स कह देते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म है हमारी इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, एक होती है इंसॉल्वेंट और एक सॉल्वेंट, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है? ए पर्सन और अ एंटरप्राइज, एक कोई भी पर्सन या कोई भी एंटाइटी या एंटरप्राइज विच इज़ नॉट अ पोजीशन, जो कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स को, जो बाहर की जो उधारियाँ हैं उनको दे पाए। अगर वो इस कंडीशन में कि नहीं है कि वो किसी भी तरह से वो सारे अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सन या फर्म इंसॉल्वेंट कहलाएगी। इसी का अपोजिट है सॉल्वेंट। अगर वो कोई भी पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन पोजीशन, जो कि इस पोजीशन में, जो कि अपने सभी डेब्ट्स को दे सकती है, उधार को चुका सकती है, तो वो फर्म या पर्सन क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। इस तरह से इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वाले उसकी नेक्स्ट जो टर्म है हमारी जीएसटी है। ये बहुत ही आजकल प्रचलन में है ये वर्ड जीएसटी। आप सबने सुनी ही होगी, हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है, जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले कई सारे टैक्स हमारे अलग अलग तरीके के होते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, तो कई सारे टैक्स लगते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इन सबको मिलाकर के एक टैक्स बना दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सबको इंक्लूड करके सिर्फ एक टैक्स बना दिया जीएसटी। इट्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ये जीएसटी हमें कब देना पड़ता है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ आपने बिल में नोट किया हुआ है, जब भी किसी चीज़ को आप खरीदने जाते हो तो नीचे जीएसटी लिखा होता है, उसमें कुछ टैक्स ऐड कर रखा होता है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ हमें जीएसटी भी पेड करनी पड़ती है। एंड जीएसटी इज कलेक्टेड, और जीएसटी कलेक्ट कब कीजिए? एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम कोई चीज़ को सेल कर देते हैं। जैसे मान लो दुकानदार कोई चीज़ आपको सेल कर रहा है तो वो आपसे जीएसटी ले रहा है, तो कलेक्ट कर रहा है आपसे जीएसटी, ठीक है। लेकिन आप कब पे कर रहे हैं? जब आप परचेज कर रहे हैं कोई। इस तरह से ये जीएसटी हमारी न्यू टर्म जो कि हमें इस चैप्टर में सहयोग अकाउंटिंग टर्म में आएगी, उसका ये मीनिंग है जीएसटी। थैंक यू। चलो बच्चों, आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है परचेज। परचेजिंग तो आप डेली रूटीन में हर रोज़ करते हैं, है ना। इसी तरह से परचेज कंपनी में भी की जाती हैं। अब इसका हम जनरल मीनिंग कंपनी के उसमें क्या है परचेज का मीनिंग वो पढ़ेंगे। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। हम जो डेली लाइफ में जो कुछ भी अगर हम खरीदते हैं हम उसको परचेज कर देते हैं, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी के टर्म में परचेज का मतलब होता है उन्हीं गुड्स की परचेज से मतलब है जिसका बिजनेस कंपनी कर रही है। ऐसा नहीं है अगर वो फर्नीचर का काम कर रही है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हैं, लेकिन वो अगर जो कपड़े का व्यापार कर रही है, क्लोथ का व्यापार कर रही है, तो क्लोथ तो गुड्स हैं लेकिन उसके लिए फिर फर्नीचर गुड्स नहीं होंगे। इज इट क्लियर? जिसका बिजनेस कर रही है कंपनी वही सामान जो है गुड्स, जो उन्हीं की जो परचेज है परचेज कहलाएगी, बाकी चीज़ों की परचेज नहीं कहलाएगी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है,
कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल, वहाँ पे गुड्स, वहाँ पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा गुड्स को क्रिएट करने के लिए, तो जो रॉ मटेरियल की जो परचेज खरीदना होगा वो परचेज कहलाएगी इसे। बट फॉर ट्रेडिंग कंपनी, पर जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होती है, जो कि सामान को सिर्फ ट्रेड करती है, कहीं से मंगवाया और उसको आगे रीसेल कर दिया, ऐसी कंपनी के लिए आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रील्स, वही गुड्स हो जाती हैं जो कि उनको रीसेल किया जाता है, सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वुड सेलर परचेज वुड फॉर रीसेल, यदि एक वुड सेलर जो है वो वुड को खरीदता है आगे रीसेल करने के लिए, तो वो जो वुड है वो क्या कहलाएगी, उसकी परचेज कहलाएगी। बट इफ अ वुड सेलर, पर यदि वुड सेलर क्लॉथ को परचेज करता है, जैसे सेटी वगैरह बनवाने के लिए, अपनी कंपनी में उनके कवर्स बनवाने के लिए, तो वो सेलिंग, जो क्लॉथ की सेलिंग कर रहा है वो परचेज में नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो उसका बिजनेस नहीं कर रहा। अब ये जो परचेज है वो कैश में भी हो सकते हैं, क्रेडिट में हो सकते हैं। कैश का मतलब कैश परचेज, जो हमने खरीदी और सीधा उसको कैश में पेमेंट कर दी। क्रेडिट परचेज जो उधार में ली गई है, यानी हमने आज तो उससे चीज़ ले ली लेकिन इन फ्यूचर हम उसकी पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिट पे हो जाती है। तो परचेज में कैश और क्रेडिट परचेज दोनों आती है। जैसे परचेज हुई है वैसे ही परचेज रिटर्न भी है। अगर हो सकता है हमने कुछ सामान लिया है, गुड्स ली हैं, परचेज करी हैं, फिर वो हमारी अकॉर्डिंग नहीं है या ज़्यादा आ गई है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि हम उसको रिटर्न कर वापस कर देते हैं कुछ अमाउंट या पूरा की पूरा, तो वो सारी क्या कहलाएंगी, परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, जब परचेज गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर्स को, वो क्या कहलाते हैं, परचेज रिटर्न। दिस टर्म आल्सो बी नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स, इस टर्म को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो टर्म है हमारी सेल्स। जिस तरह से परचेज में हम सिर्फ जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं गुड्स की परचेज होती है, इसी तरह से सेल्स में भी सेम है कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं सेल भी हम उसी चीज़ को की सेल से ही लेंगे। सेल टर्म मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में क्या होता है, जब भी हम कोई, मान लो हम फर्नीचर सेल करना है, तो पहले जब तक फर्नीचर हमारे पास है उसकी ओनरशिप हमारे पास है, लेकिन जैसे ही हमने उसको सेल कर दी तो उसकी जो ओनरशिप है वो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे को, तब सेल मानी जाती है। तो सेल में क्या है, हम ओनरशिप को भी, जो गुड्स और सर्विस की जो ओनरशिप है वो हम कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर अ प्राइस, और वो भी किसी प्राइस के लिए। ऐसे फ्री में नहीं ट्रांसफ़र करते कि आप ऐसे ले जाओ, नहीं, उसके लिए कोई ना कोई फिक्स प्राइस या दोनों की सहमति से जो भी फिक्स हुआ है प्राइस, उसके बिहाफ पर हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं कस्टमर को, तब वो सेल्स कहलाती है। एग्जाम्पल, अशोक सेल्स टीवी टू सुनील, अशोक ने सुनील को टीवी सेल किया, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर, तो इसमें हम ओनरशिप अशोक से सुनील को ट्रांसफर हुई है फॉर अ सर्टेन प्राइस। अशोक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द एग्रीड प्राइस, और अशोक को यह हक है कि वो जो भी उन दोनों में एग्रीड प्राइस है, जिस भी प्राइस पे दोनों एग्री हुए थे उसके लिए, वो किसको देगा, अशोक को, और सुनील देगा। द टर्म सेल्स नेवर यूज्ड फॉर सोल्ड ऑफ एसेट्स, ये जो सेल्स टर्म है वो कभी भी एसेट्स को सोल्ड कर, अगर एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं हम, तो उसके लिए सेल्स वर्ड यूज नहीं होएगा। द टर्म इंक्लूड्स बोथ कैश, जैसे कि परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों के लिए ये चीज़ यूज होती थी, इसी तरह सेल्स में भी कैश और क्रेडिट दोनों के लिए ये टर्म यूज होएगी। अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है बिल रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल। अब बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल्स क्या होते हैं, ए बिल ऑफ एक्सचेंज become a bill receivable for the person who draws it and get it back after acceptance from the drawee. The amount specified in a such bill is receivable in future date। इसमें क्या होता है कि हमारी कैश पेमेंट्स नहीं होती हैं या कैश सेल्स नहीं होती हैं, हमेशा उधार पे हमने लिया हुआ होता है, तो और उसकी जो पेमेंट है ये एग्रीड होती है कि फ्यूचर में दी जाएगी, तो वहाँ पे हमारे बिल रिसीवेबल्स एंड बिल पे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कागज़ पे या उस पर हम लिख करके देते हैं कि भविष्य में इतना अमाउंट, ड्रॉयर जो होता है उसको बनाता है, उस पेज पर उस पर लिख करके देता है कि आप इस तारीख को इतना अमाउंट ये बंदा मुझे देगा, और
वो डेट भी लिखी जाती है जब वो देगा, और जो जिसने देना है उससे साइन करवा के उस पेपर को अपने पास रख लेता है वापस। तो वो जो पेपर है वो बिल रिसीवेबल्स कहलाते हैं। इसी तरह से बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल, अब ये अगर बिल्स पेबल्स क्या होते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज वही बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ऊपर है बिल रिसीवेबल, एक के लिए वो बिल रिसीवेबल्स हैं और दूसरे के लिए बिल्स पेबल हैं। बिल पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट इट, जो एक्सेप्ट करता है उसको हम ड्रॉई कहते हैं। जिसने साइन करके दिया है कि भाई मैं इस तारीख को आपके पैसे भविष्य में दे दूंगा, वो ड्रॉई होता है जिसने साइन करके, जिसने एक्सेप्ट किया उस पेपर को। तो वो उसके लिए वो क्या होगा, बिल पेबल, एंड रिटर्न इट टू ड्रॉयर, और वो साइन करके वापस ड्रॉयर यानी जिसने ड्रॉ किया है वो पेपर उसको वापस कर देता है, तो वो उसके लिए बिल पेबल है। सेम चीज दूसरे के लिए बिल रिसीवेबल है और दूसरे उसके लिए बिल्स पेबल है। वही पेपर जिसने ड्रॉयर है जो उसका, उसके लिए तो बिल रिसीवेबल है जिसने पैसा लेना है, और जिसने पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेबल है। हम इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास फर्नीचर शॉप है। अब ये फर्नीचर शॉप है तो फर्नीचर हम उससे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो हम किससे लेंगे, सप्लायर से। कुछ ना कुछ तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए, तो वो हमारे पास सप्लायर है जिसे अब हमने इससे सामान लिया और हमने इसको कहा कि हम इसको फ्यूचर में देंगे पैसे। जो सप्लायर है हमने उसको कहा कि हमारे पास पैसे अभी नहीं है, हम आपको फ्यूचर में देंगे। तो ये क्या करेगा, सप्लायर जो है एक पेपर बनाएगा, उस पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेगा कितने पैसे इसने मुझे पे करने हैं। तो ये जो सप्लायर है ये तो बनाने वाला हो गया, तो ये कौन हो गया, ड्रॉयर, उसको बनाने वाला, और ये इससे साइन करवाएगा तो ड्रॉई हो गया, और ये उसको साइन करके इसको वापस कर देगा। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे बिल, सप्लायर के लिए क्या हो जाएंगे, बिल रिसीवेबल्स। सप्लायर ने इसको बनाया था, ये ड्रॉयर था, तो इसने जो पेपर बनाया वो क्या हो गया, उसके लिए बिल रिसीवेबल्स हो गए। और जो ये कस्टमर है, अब मान लो इसी को देखो, ये फर्नीचर शॉप वाला आगे इसको बेचता है सामान कस्टमर को। अब ये कस्टमर कहता है मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं आपको फ्यूचर में दूंगा पैसे। तो यहाँ पे जो है फर्नीचर शॉप वाला उसी पेपर को बना करके देता है कि भविष्य में कस्टमर मुझे पैसे देगा। तो जो कस्टमर है वो साइन करके देगा, है ना। तो इसमें कस्टमर क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। तो ये साइन करके देगा इसको, तो ये कस्टमर की तरफ से क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो देने वाला है, जिसने पैसे देने हैं और जो साइन करके दे रहा है उस पेपर को, उसके लिए वो पेपर बिल्स पेबल है। और जो लेने वाला है पैसों को फ्यूचर में, जिसने उस पेपर को बनाया है वो ड्रॉयर है, वो क्या हो जाएगा, भविष्य में उससे पैसे लेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे होती है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर खर्चों का, इनकर टू द स्पेसिफाइड थिंग और एनी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ हमारे को लेनी है या एक्टिविटी हमने यूज़ करनी है, उसके ऊपर जो खर्चा एक्सपेंडिचर आता है वो सारी क्या कहलाती है, कॉस्ट। नेक्स्ट टर्म है हमारी टर्न ओवर। ये वर्ड आपके लिए नया है, ये बिजनेस में बहुत यूज होता है। टर्न ओवर का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में आपके उस साल में जितनी टोटल सेल्स हुई हैं हमारी, वो सारी टर्न ओवर कहलाती हैं, टोटल सेल्स। उस एक वर्ष में जितनी भी, 1 ईयर में जितनी भी सेल्स हुई है वो हमारी टोटल सेल्स या टर्न ओवर कहलाती हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज टू अर्न रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। आपने भी सुना होगा आजकल शेयर मार्केट और ये सब कुछ बहुत चल रहा है कि लोग शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं। किस लिए लगाते हैं, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ऐसा तो नहीं है कि वो इसलिए कमाते कि इसलिए लगाते कि लॉस हो उन्हें, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो इसलिए लगाते हैं ताकि प्रॉफिट हो, और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है। इसी तरह से कंपनीज भी
शेयर्स एंड डिबेंचर्स निकालती हैं, ताकि किस लिए निकालती हैं, वो लोगों से पैसे इकट्ठा करने निकालती हैं। लेकिन वो कंपनीज भी कहीं कहीं के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदती हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है वाउचर। अब वाउचर क्या होता है? ये सबसे पहला हमारा एविडेंस होता है कंपनी का। जो भी हम अकाउंट्स करते हैं सारी इसी वाउचर के ऊपर के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहला जो एविडेंस होता है वो हमारा यही होता है। इट इज़ द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसका जब हम अकाउंट्स में लेखा जोखा स्टार्ट करते हैं तो इस वाउचर के साथ ही करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई बिल लेते हैं तो उसके दो बिल होते हैं। एक बिल तो उस जो रसीद होती है वो आपको दे दी जाती है और उसकी दूसरी रसीद जो कॉपी वो दुकानदार अपने पास रखता है, तो वो वाउचर ही होता है। उसको देख के ही कंपनी की बुक्स में आगे की ट्रांजैक्शंस की जाती है कि हमारे आज ये सेल हुई है, ये एंट्री की जानी है। आगे की एंट्री सारी उसी के अकॉर्डिंग होती हैं, तो वो वाउचर्स कहलाते हैं। अगला है एंट्री। अ ट्रांजैक्शन और इवेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या इवेंट होता है कंपनी में, जब उसको रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी की बुक्स में तो वो एंट्री कहलाती है। थैंक यू वॉचिंग। दिस इज़ अ फुल वीडियो of basic accounting terms.